नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उस शख्सियत का सीधा संबंध उकलाना मंडी से है। किरण चावला कपूर वो शख्सियत है जिन्होंने बीते समय में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात कर उन्हें अपने हाथों से लिखी हुई कविताएं भेंट की थी। चर्चा करते हैं, आज उनसे मुलाकात करने का सौभाग्य हुआ। उकलाना मंडी में वो आए हुए थे। तो सबसे पहले तो किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया है, आप उकलाना आए हैं। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं, उकलाना से आखिर आपका रिलेशन क्या है, उकलाना से आपका संबंध क्या है? उकलाना मेरी जन्मभूमि रही है। ये वो जगह है जहाँ से मुझे एजुकेशन मिली है। एजुकेशन के साथ मुझे यहाँ पर अच्छे संस्कार मिले हैं। मेरे जीवन की एक मजबूत नींव यहाँ पर खड़ी हुई है। और उसके बावजूद अगर हम शहर से इसे कंपेयर करते हैं तो गाँव में जो स्वच्छ हवा है, अच्छा और खुला माहौल है, वो एक तरह से मेरे लिए विरासत का काम कर रही है, जिसके हिसाब से मैं अपनी लाइफ में स्टैंड ले पा रही हूँ। तो ये जुड़ाव है मेरा यहाँ पर तो एजुकेशन से भी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो हमें पता लगा है, आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। जी। तो वहाँ पर आपका जो बचपन है या आपकी जो शिक्षा का समय है, वो कैसा रहा था? वो शिक्षा का समय बहुत ही बेहतरीन रहा। उन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। और वो जो हम आज अब आगे बढ़ कर के देखते हैं, उन टीचर्स को जो टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए था, अपने बच्चों को देना चाहिए था, वो टाइम उन्होंने हमें दिया और हमें मजबूत खड़ा कर दिया। तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चलते हुए जो भूमिका थी, वो सिर्फ़ टीचर्स की नहीं थी, बल्कि वहाँ का जो मैनेजमेंट था, वो हमें स्पेशली मोटिवेशनल स्पीचेस देने के लिए क्लासरूम में आते थे। और वो हमारा मोस्ट प्रीशियस टाइम होता था, जब पूरी क्लास साइलेंट होती थी। उन चीज़ों को हम सुनते थे और सुन करके उन चीज़ों को हमने लाइफ में अप्लाई किया है। इवन नाउ अब मैं खुद टीचर हूँ, तो वो सब चीज़ें अब मैं आगे बच्चों को विरासत के रूप में दे रही हूँ, जो मैंने यहाँ से सीखा या है। यूँ कह सकते हैं, बीज को पौधा बनने के अंदर जो खाद या पानी की प्रारंभिक ज़रूरत होती है, वो आपको इस स्कूल से मिली है। बिल्कुल बिल्कुल मिली है मुझे वो। तो जो आज आपके लिए बहुत बढ़िया, मतलब एक टॉनिक का काम करती है। हाँ, बिल्कुल। और मैं उकलाना से उस नॉलेज को लेके गई, अपनी मोरालिटी को लेकर के गई, अपनी एजुकेशन को लेकर के गई, लेकिन उन्हीं चीज़ों को जाकर के मैंने दिल्ली में लगा दिया। अब दिल्ली में सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ। और मेरा एक कहना है कि मैंने उन बच्चों को एजुकेशन में डेली काम करते हुए जिस तरह से भी मैंने उन्हें मजबूत बनाया, उसके पैरेलल जो मैंने ध्यान रखा, उन बच्चों को मोटिवेट करके इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है कि कोई भी बच्चा डीमोरलाइज़ ना हो, कोई भी सुसाइड के लिए आगे ना बढ़े। ज़िंदगी में जो भी स्थिति आ जाए, वो लड़ तो लेंगे, वो जीत तो लेंगे बच्चे। 2007 में शायद आप एपीजे अब्दुल कलाम से मिले थे। जी हाँ। तो वो क्या संस्मरण था, उसको साझा कीजिए। बहुत ही खूबसूरत दिन था, बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। जो उस दिन मैं सीख के आई वो चीज़ें क्या थी, हम लोगों का लगभग 20 लोगों का डेलीगेशन था। उस डेलीगेशन में 3 लोग थे जिनकी उम्र 90 साल से प्लस थी, वो व्हील चेयर पे थे हमारे डेलीगेशन में। तो जब हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के यहाँ पर कमरे की तरफ आगे बढ़े और प्रोटोकॉल ऑफिसर हमें आगे की तरफ लेकर के गया, तो उस समय में कलाम साहब अपनी एक बड़ी-सी टेबल पर फाइल्स पर रखा हुआ कुछ काम कर रहे थे और वो लगभग अगले 1 मिनट तक बिज़ी रहे। उसे देख कर के हम डेलीगेशन के जो लोग थे, थोड़ा-सा वहाँ पर रुक गए। तो फिर कलाम साहब बड़ी ऊर्जा के साथ और मुस्कुराहट के साथ उठ कर के आए और कहने लगे, अगले आधे घंटे आप मेरे साथ हैं। अगर आप अपने चेहरे पर सीरियसनेस रखेंगे, तो मैं इतना सब काम कैसे सँभालूँगा?" ऐसा कहते हुए उन्होंने एक ही सेंटेंस में हम सब लोगों के चेहरे खिला दिए। उसके बाद अगला क्या था कि हमारे ग्रुप में वो क्योंकि एक मोमडन कल्चर से हैं, मुस्लिम हैं, बिल्कुल। उन्होंने उस नियम से अलग हट करके उस समय में जो सीनियर सिटीज़न या 90 प्लस मैंने उम्र कह ही दी है, उन सब लोगों के पाँव छुए। फिर एक उस समय की मेरी 2 पिक्चर्स हैं, एक अब्दुल कलाम जी से हाथ मिलाते हुए और एक ग्रुप फ़ोटो है। उस ग्रुप फ़ोटो में मैं बिल्कुल साइड पर खड़ी हूँ और साइड पर खड़े रहने का रीज़न क्या है कि जब पूरा हमारा ग्रुप आ गया उसमें साथ में, तो मुझे लगा शायद इतने सब लोग पिक्चर में नहीं आ सकते हैं। लेकिन कलाम साहब ने मुझे खुद बुलाया कि तुम आओ और जब मैं उनसे हाथ मिला रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा, "व्हाट डू यू डू?" एंड आई सेड, "आई एम अ टीचर" एंड देन ही सेड, "टीचर बिल्ड्स द नेशन।" तो ये बात याद रखने की है कि टीचर जो है वो अपने देश का निर्माण करता है, वो बच्चों के अंदर बीज बो देता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस भूमिका को
अच्छे तरीके से निभाऊं। यही मेरे स्कूल ने सिखाया मुझे, और यही फिर कलाम साहब ने मुझे मैसेज कन्वे किया आगे। अभी हम हरियाणा में बैठे हैं, और हरियाणा से मेरा जुड़ाव जो है वो काफ़ी गहरा रखा है। तो यहाँ पर जब मैंने अपनी कविताओं को लिखना शुरू किया, तो वो दिन मेरे सामने आया जब हमने हरियाणा को छोड़ा था। तो मैंने लिखा कि धरती पर बसे शहर है टहनियाँ हरे भरे पेड़ की, और गांव जड़े, पर कौन छुपा रहना चाहता है जड़ों सा। इसीलिए मानव चूक करता चला आ रहा है पलायन की। चूक हमने भी की, गांव वाला घर बेचा, सामान बांधा, पर ना जाने कैसी कड़वी खुशी थी। विदा होने का समय आ रहा था पास, और बढ़ रही थी धड़कने। घर के लोग और प्यारे पड़ोसी बच रहे थे आंखें मिलाने से। घर के आगे खड़े 3 नीम के पेड़ों ने हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेवारी दे दी शहरी डॉक्टरों को। पड़ोसियों का प्यार पालने को अब हमारा आंगन छोटा पड़ गया। पड़ोसियों का प्यार पालने को अब हमारा आंगन छोटा पड़ गया। अतः हमने टीवी अपना लिया। अब इंसानियत की बात हमें कम समझ आती है। अब इंसानियत की बात हमें कम समझ आती है, क्योंकि अब हम गांव वाले नहीं रहे। क्योंकि अब हम गांव वाले नहीं रहे। तो ये महसूसियत लगातार थी। दिल्ली जाने के बाद एक खालीपन था। यहाँ पर जो अपनापन या लगाव गांव में आपको मिलता है, वो शहर में कभी नहीं मिल पाता। तो दिल्ली आप कब गए थे और कितने समय बाद आपने उकलाना सीखा? हालांकि आपका जनसंपर्क तो रहा, फोन पे बातें भी होती रही होंगी, लेकिन एक जो परमानेंट कनेक्शन होता है ना, वो होता है जब हमारा कोई घर वहाँ होता है उस जगह के ऊपर। और आपने काफी लंबे अंतराल के बाद, लगभग 16 या 17 साल के बाद, आपने दोबारा से उकलाना मंडी आए और एक घर बनाया। क्यों? रीज़न ये था कि 2001 में जाने के बाद से मुझे रेगुलर ये फील होता था कि शहर हमें सोर्स ऑफ अर्निंग दे देता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं देता, पीस ऑफ माइंड नहीं देता। और बड़ी अजीब सी ये घटना आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि दिन भर काम करने के बाद मैं जब भी दिल्ली में सोती थी, मेरे सपनों में उकलाना के सिवा कुछ आया ही नहीं। और मैं कभी कहीं तो मानसिक तौर पर दिल्ली को अपना नहीं पाई। रह रही हूँ कई सालों से, लेकिन अपना नहीं पाई हूँ आज तक। तो जो उकलाना की जगह थी वो बनी रही, अभी तक वैसे ही है जैसे बचपन में थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर हम कहें तो आपके जो हमसफर हैं उनकी भी रही होगी, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये कहें भी ससुराल में जाके हम वहाँ अपना कोई घर बनाए। तो उनकी क्या भूमिका रही? क्या उन्होंने आपको इसमें मोटिवेट किया बिल्कुल। या इसमें हाँ, आपका सहयोग किया? बिल्कुल। उन्होंने जब उकलाना आकर के देखा, एक्चुअली एक बार हम उकलाना से वापस लौट रहे थे, और रास्ते में कहीं गाँव में हमें पानी की ज़रूरत थी। तो मैंने एक लेडी से पानी डिमांड किया। तो जब मैं पानी लेने के लिए गई, तो हस्बैंड देख रहे थे गाड़ी से, और उस लेडी ने कहा कि जाओ, आपका ही तो घर है, अंदर से जाकर के पानी ले लो मटके से। तो वो वहाँ पर खड़े थे, तो वो हैरान थे। पहले तो वो उकलाना से होकर के गए थे, वहाँ सब लोगों का कनेक्टिविटी, अपनापन सब देख ही रहे थे। उसके बाद उस लेडी की बात को, अब हरियाणा के लोगों के लिए तो बिल्कुल आराम बात है कि जाओ अपना पानी ले हाँ, लो। पानी ले लो। लेकिन उनके लिए बहुत अलग बात थी कि कोई भी किसी दूसरे इंसान को अपने घर के अंदर जाने के लिए कैसे कह सकता है। तो वो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। कहीं न कहीं शहर में वो शुरू से ही रह रहे थे, लेकिन कुछ खालीपन शहर ने भी उनके अंदर बनाया हुआ था, और वो खालीपन यहाँ पर आकर के भरा है। मतलब कहूँ तो एक बीइंग अ ह्यूमन पर्सनैलिटी, उन्हें यहाँ पर आकर के बेहतर एस्पेक्ट्स लाइफ के सीखने को मिले हैं। और जैसे यहाँ के लोगों से अब मैं अपनापन रखती हूँ, बिल्कुल वैसे वो रखते हैं। हमें तो तो पता पर्सनैलिटी लगा में बदलाव आ जाना एक बहुत बड़ी बात होती हमें है। तो पता लगा वो आपसे ज़्यादा यहाँ आते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो मुझसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, जी, एक चीज़ और है, जैसे कि आप उस समाज से संबंध रखते हैं, लेखक समाज कह सकते हैं, जो जी, मुद्दों के ऊपर काफ़ी लिखता है। जी। तो आपका जो हमने एक मुद्दा सुना था जिसके लिए आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, हुँ, वो उस मुद्दे पे लोग बात करना नहीं चाहते, थोड़ा हुँ, झिझकते हैं। झिझक है क्योंकि हमारे भारतीय समाज के अंदर इसको थोड़ा और नज़रिए से देखा जाता है। हुँ। सैरोगेसी का मुद्दा, हाँ, हाँ। उसमें उसमें आपकी भूमिका बड़ी सराहनीय रही है। बहुत आपने मतलब उसको एक मुकाम हासिल कर लिया उसमें आपने, जो आपको चाहिए था। तो हम थोड़ा-सा उसके बारे में जानना चाहते हैं। आखिर कब इसके बारे में आपको महसूस हुआ कि आपको ही आवाज़ उठानी है? हुँ।
देखिए, मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व करती थी हमारी सोसाइटी में कि जैसे कोई भी पर्सन है, हम जानते हैं किसी को, वो हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, हमें पता है वो हमारा अपना है, लाइक हुँ, वो अपना नेबर है या फिर वो अपना रिलेटिव है, तो हम उसके साथ सिंपैथी का रिलेशन डेवलप करते हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में जब किसी फैमिली के पास बच्चा नहीं होता, वो निसंतान होते हैं, तो वहाँ पर उसे समाज अपनाने की बजाय उसे परे धकेल देता है। जबकि एस्पेक्ट तो यहाँ पर भी नेचुरल ही है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को ठीक-ठाक मेंटेन क्यों नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन मेरे अंदर था। जैसे हर हुँ, चीज़ नेचुरल है। एक बच्चे का जन्म, एक पौधे का डेवलप होना, मृत्यु, सब चीज़ें नेचुरल हैं। तो किसी परिवार में अगर एक बच्चे का ना होना पाया जाता है, तो वो भी नेचुरल है। तो असल में जब बीजेपी कानून लेकर के आई सरोगेसी का, तो उसे किराए की कोख का शब्द दे दिया गया हाँ था जी। क्योंकि उसमें पैसों का लेन-देन चलता रहा है। तो उसको लेकर के डेफ़िनेटली लोग बात नहीं करना चाहते थे और जो इन्फर्टाइल लोग थे वो लोग भी सामने आकर के ना मीडिया को फ़ेस करना चाह रहे थे, ना वो पार्लियामेंट को लिखना चाह रहे थे, ना वो किसी एमपी से बात करना चाह रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि किरण तुम ही इस ज़िम्मेवारी को निभा सकती हो, शायद तुम में इतना कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी मेरी जहाँ मेंटेन हुई ना, आप मानिए ना मानिए, उकलाना में बीता मेरा बचपन ओके। और मेरे पिता की परवरिश, जिनमें उन्होंने मुझे बेटी नहीं बेटे की तरह पाला है, वो चीज़ मुझे मजबूती देकर के गई थी और उसके रहते ऐसा रहा कि मैं वो सारी चीज़ें फेस कर गई। मैंने बीजेपी के एमपी हूँ लोकसभा के या फिर वो राज्यसभा के एमपी हों, हुँ, मैंने पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उनको लिखा और वो सारी चीज़ें वहाँ पर सुनी गई। सुनी गई। हाँ, उनके मुझे रिटर्न आंसर भी आए। उन्होंने सबने मेरी बात को सुना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में चाह रही थी कि मुझे मीटिंग मिले ओके। और बिस्वा राव पाटिल उस समय में कर्नाटका से एमपी रहते थे, तो उन्होंने एक लेटर जनरेट किया जेपी नड्डा जी के लिए कि आप सरोगेसी बिल को आगे पास करने के पहले एक बार किरण का मत सुनें। हुँ, मैं उनके पीए से कनेक्ट हुई और 48 दिन तक मैंने इंतज़ार किया कि मुझे मीटिंग का चांस मिले। लेकिन उन 48 दिनों में जब पीए मुझे मीटिंग का चांस नहीं दे रहा और मैं जेपी नड्डा साहब को देख रही हूँ कि वो टीवी पर हैं, दिल्ली में मूवमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक दिन 48वें दिन पे रात में मैंने एक पिक्चर क्लिक किया अपना जिस पर लिखा था क्या मैं भारत की नागरिक नहीं हूँ? हुँ, क्या मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में मीटिंग नहीं कर सकती हूँ? तो 11 बजे रात को मैंने फ़ेसबुक पर इसे पोस्ट किया और 12 बजे तक मीडिया के सहयोग से और कुछ समाज सेवियों के सहयोग से उसे न्यूज़ में लगा दिया गया और अगले दिन मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री में मीटिंग का चांस मिला और मेरी बात वहाँ सुनी गई। पार्लियामेंट में मेरी बात सुनी गई। असल में क्या हुआ था कि लोकसभा में आनन-फानन में ये बिल पास हुआ हुँ, था जिस समय में कांग्रेस राफेल, राफेल चिल्ला रही थी, तो एक बार मेरी हिम्मत टूट गई थी, काफ़ी मेहनत करने के बाद। अगर आपको पार्लियामेंट में एक कॉल भी करना होता है, तो वो इतना सीधा काम नहीं नहीं होता, होता, बिल्कुल। ठीक है? आपको एक एमपी से मीटिंग करनी होती है, तो आपको 10 दिन का टाइम चाहिए होता है, तो ये लगभग कई सालों का एफर्ट था मेरा मिल कर के। तो यहाँ पर जब मुझे मीटिंग्स के चांस मिले, मैं अपनी बात और प्रेज़ेंटेशंस को रख पाई, तो फिर आगे चल कर के कानून में बदलाव आता गया, जो चाहिए था असल में कानून में बात रखी गई थी कि सरोगेसी सिर्फ़ रिश्तेदारों में हो सकता है। हुँ, तो यहाँ पर एक बड़ी गहरी बात आती है कि अगर रिश्तेदारों में होता है और सही में इनफर्टाइल जो कपल है, उनके भाई या बहन उन्हें सहयोग करके एक बच्चा देने को तैयार हैं, तो फिर सरोगेसी की आवश्यकता ही कहाँ है? वहाँ तो फिर अपने परिवार का बच्चा ही आ गया। बिल्कुल, लेकिन असल में हम पाएँ तो ऐसा मिलता नहीं है, मतलब कोई सपोर्ट नहीं सपोर्ट नहीं करता। करता। तो उस चीज़ को लेकर के था कि सरोगेसी को रिलेटिव्स के बॉक्स में से निकाल करके लोगों को जिनको ज़रूरत है, उन्हें सरकार मंज़ूरी दे। अब ये मंज़ूरी मिल चुकी है और भारत के सभी राज्यों में प्लस एनआरआई इन सभी लोगों को जो कि इंडियन रेज़िडेंट हैं, हुँ, इन सभी लोगों को और जिन लोगों के एंसेस्टर भी अब्रॉड में हैं अब्रॉड में। हाँ, लाइक वो इंडिया से थे, उनके एंसेस्टर्स अब लोग जाकर के आउट ऑफ इंडिया लोकेट हो गए, उन लोगों को भी अब कानूनन सरोगेसी का हक है। डॉक्यूमेंटेशंस बदल चुकी हैं, अब सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, कोर्ट परमिशन है, मेडिकल बोर्ड की परमिशन है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया है टास्क लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबिलिटी है। तो एक युद्ध स्तर पर किया गया काम असल में कामयाब हुआ। आप लेखक, तो आपके जो पुस्तकें, उनके बारे में थोड़ा हमें बताएँ। आपने कितनी पुस्तकें आपके द्वारा
पब्लिश हुई हैं? अभी तक मेरी कविताएँ और मेरी कुछ कहानियाँ हैं जो अलग-अलग पुस्तकों में आई हैं और काव्य पाठ मंच पर किया है मैंने। इसके अलावा अब जब आगे का है मेरा एक मैं इन दिनों में अ ग्रामीण अंचल से 2 दंपति हैं, अम्बू और हरनेक, उनके जीवन से प्रभावित होकर के मैं एक बुक लेकर के आ रही हूँ, 2025 में ये आ जाएगी। इसमें आपको हरियाणा का कल्चर देखने को मिलेगा और इसमें भी कहीं न कहीं एक इनफर्टिलिटी की जर्नी है, मतलब निसंतान दंपति की जो यातनाएँ हैं, बैक टू बैक चलती रहती है और जो स्ट्रगल चलते रहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे और कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बनेगा कि जहाँ समाज के सभी लोगों को एक साथ हाथ पकड़ कर के लिया जाता है, वहाँ पर निसंतान दंपति को अलग क्यों छोड़ दिया जाता है? क्या वो समाज का हिस्सा नहीं होते हैं? तो और इसके बाद इस बुक के एंड में जो मेरा सरोगेसी को लेकर के स्ट्रगल रहा, वो भी लास्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। अम्बू और हरनेक आपने बताया, जी। तो ये काल्पनिक है या नहीं, ये वास्तविक पात्र हैं। वास्तविक पात्र है? हाँ, तो ये आपसे जुड़े हुए भी हैं या कहीं बिल्कुल। से आपने सुना इनके बारे में, जिनको आपने सोचा या भई इनको उतारा जाए लेखनी के ज़रिए? नहीं, ये वास्तविक कैरेक्टर तो है ही हैं, उसके साथ में मैं इनके लाइफ़ के कुछ इंसिडेंट से पहले से परिचित रही, कुछ मैंने बैठ कर के जाना, सुना उसे और कहते हैं ना साहित्यकार समाज का दर्पण है और वो जो समाज में देखता अथवा सुनता है, उसे अपनी लेखनी के माध्यम से लेकर के आता है, तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा है। मैंने उन सभी चीज़ों को देखा है, सुना है और उन्हें लेकर के आ रही हूँ मैं। तो 25 तक उम्मीद की जाए ये आपके बिल्कुल, बिल्कुल। पुस्तक आ जाएगी। जी, बिल्कुल आ जाएगी ये। तो दर्शकों, ये थी किरण चावला कपूर, जिनके साथ आज हमने वार्तालाप किया और इस वार्तालाप के ज़रिए जाना उनकी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है अम्बो हरनेक के बारे में। ये प्रोजेक्ट जो है 25 तक उम्मीद की जा रही है आ जाएगा और 2025 में इनके द्वारा लिखित इस पुस्तक को हम पढ़ पाएँगे और इस पुस्तक के अंदर जिस सामाजिक समस्या का इन्होंने ज़िक्र किया है, उस समस्या के बारे में इन्होंने इशारा कर दिया है। तो हमें इंतज़ार रहेगा किरण जी आपकी इस पुस्तक का, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया।